गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हम पीछे इंट्रोडक्शन का जो पार्ट पढ़ रहे थे उसी की ये सेकंड वीडियो है और आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो कि हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। आज इन चारों फोर्सेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ बाय विच ऑफ देयर मासेज। मतलब किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में उनके मास की वजह से जो अट्रैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे लेट अस कंसिडर, कोई भी दो बॉडीज़ ले ली हमने। ये फर्स्ट बॉडी, इसका मास m1 है, सेकंड बॉडी का मास m2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होएगी इन दोनों के मासेस की वजह से, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है F इज इक्वल टू G(m1m2)/r²। ये आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसके अंदर जो G होता है इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक बार आप ये यूनिट याद रख लीजिए, आगे जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम सारी यूनिट को अच्छे से स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कि किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में उनकी मास की वजह से जो अट्रैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब है इसकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या रहेगा? अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दीज फोर्स आर नेवर रिपल्सिव। मतलब ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होएगा। सेकंड जो है वो क्या है? ये जो 4 टाइप के फोर्स पढ़े थे हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इन चारों में जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। थर्ड पॉइंट है, दे ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, स्पेशली द बॉडीज आर मासिव। अगर हमने फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब बॉडी अगर हमारी मासिव है तो लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करेगा? ये ओबे करेगा। यहाँ से देखिए फोर्स क्या होता है और डिस्टेंस की और दोनों की रिलेशन कैसी है? इनवर्स रिलेशन है। यानी किसको ओबे करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कैसे बोल सकते हैं? जैसे ये दो बॉडी हमने ली थी, इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम? फर्स्ट बॉडी के सेंटर टू सेकंड बॉडी के सेंटर तक। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं। 6th पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जैसे हमने सपोज कर लिया कि कोई भी दो बॉडीज है हमारे पास में, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है? फाइनल पोजीशन है इसकी। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जो इन दोनों को छोड़ के जो पाथ, किस टाइप का पाथ फॉलो कर रही है, उस पर जो डिपेंड करता है होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कंजर्वेटिव फोर्स आगे जो यूनिट 4th यूनिट में हम और अच्छे से स्टडी करेंगे इसको। एक बार आप समझ लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद में है नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर द फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये भी 2 टाइप्स में स्टडी करते हैं हम। एक हमारा जब चार्ज रेस्ट में होता है और एक चार्ज हमारा मोशन में होता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। और या फिर हम उसको, अगर मोशन में है तो हम उसको बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है चार्ज, इसलिए हम इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ा वैसा ही फॉर्मूला इसके अंदर है, F इज इक्वल टू K(Q1Q2/r²। इसके अंदर क्या लेते हैं हम? चार्ज बॉडी लेते हैं। 2 चार्ज बॉडी ली, फर्स्ट Q1 है, सेकेंड Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। यानी जो फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने के लिए हम साइन लगाते हैं, ये हो जाएगा K।
यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो साइन है इसको रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे के। इस के को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। इस के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकली वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जो ये एप्सिलॉन नोट है इसको क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो नोट लगा रखा है इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। बाकी इसको डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, दीज फोर्स में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब चार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं, चार्ज एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी चार्ज अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज फोर्स आर गवर्नड बाय कूलम्स लॉ। जो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये के की वैल्यू है। यानी ये जो फॉर्मूला है इसको हम कूलम्स लॉ बोलते हैं, और ये सेम किसके जैसा है, जो अभी हमने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था। थर्ड पॉइंट है, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। फोर्थ पॉइंट है, ये भी सेंट्रल फोर्स है। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, दे ऑपरेट ओवर डिस्टेंस विच आर नॉट वेरी लार्ज। मतलब अगर चार्ज की बात करें तो हम उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए, तभी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज पे हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं हम इसको। सेंट्रल फोर्स अभी बताया था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल फोर्स। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा उससे वो हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो क्या होता है, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, द वीक न्यूक्लियर फोर्स आर द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। मतलब जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रिनो है, ये जो इनके बीच में बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में अल्फ़ा बीटा गामा ये भी स्टडी कर सकते हैं हम। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स था वो कब डिस्कवर किया गया था, जब बीटा पार्टिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे तब वीक न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कवर किया गया था। तभी इस जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़े से बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे हम, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होता है, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हमने उससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन टुगेदर इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनको बाइंड करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स जैसे न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इनको जब बाइंड करने के लिए फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है। अब इसके बाद में है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, न्यूक्लियर फोर्स हैव द शॉर्टेस्ट रेंज, बिल्कुल शॉर्ट रेंज पे ही ये ऑपरेट करेगा। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियन। जो इसके अंदर न्यूक्लियंस प्रेजेंट होंगे उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि ये पॉजिटिव है, इन दोनों को बाइंड नहीं कर सकते, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दे डू नॉट ओबे, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे नहीं करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, दीज फोर्स
दीज फोर्स आर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स क्या रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। कब तक रहेगा? जब डिस्टेंस कोई भी दो न्यूक्लियस हैं उनके बीच की जब डिस्टेंस लेस देन हो 0.8 फर्मी, यानी 0.8 फर्मी से अगर डिस्टेंस लेस देन हो तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियर फोर्स बिकम रिपल्सिव। अगर इससे लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा? रिपल्सिव रहेगा। इसके बाद में क्या है? दे आर नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। ये नॉन सेंट्रल फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव है, ये दोनों आपको बता दिए गए हैं। सेंट्रल और कंजर्वेटिव क्या होता है? ये थे 4 टाइप के फोर्स। अब इसके बाद में अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ लिख देते हैं, रेशियो में लिख देती हूँ कि फोर्स ग्रेविटेशन का, वीक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनकी स्ट्रेंथ कैसे रहती है? 1:10⁻25 रेशियो 10⁻36 रेशियो 10⁻38। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स में एक चीज़ और याद रखनी है आपने, जो ये न्यूक्लियर फोर्स होता है ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और 10⁻2 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है ये किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। और 10⁻13 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है किससे? वीक न्यूक्लियर फोर्स से। ये था फोर्सेस के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। ये भी 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑल काइंड ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जितनी भी टोटल एनर्जी वो क्या है? क्या रहेंगी? हमारी कांस्टेंट रहेंगी। एनर्जी को क्या कर सकते हैं हम? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंज। यानी हम बोल सकते हैं जैसे कि कोई बॉडी है वो फ्रीली फॉल हो रही है। अगर बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू टाइम कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। जैसे ही बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को तो उसकी जो एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब लास्ट में हम जितनी भी एनर्जीज़ हैं उन सभी का अगर सम करके देखते हैं वो क्या रहेगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी? अनचेंज्ड। यहाँ पे इन सभी में एक वर्ड आया है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड क्या होता है? ये सिर्फ समझ लो आप क्या होता है। जो कंजर्वेशन वर्ड होता है वो होता है टाइम के साथ में अगर कोई क्वांटिटी हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम्स के साथ में अगर कांस्टेंट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंजर्व क्वांटिटी ऑफ नेचर। इसके बाद में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। फॉर्मूला क्या होता है? P = mv। क्या है इसके अंदर? In the absence of external force, the linear momentum of the system remains unchanged। ये कह रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। फोर्स हमने किसी भी बॉडी पे नहीं लगाया, मतलब फोर्स कांस्टेंट है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। मास कभी भी किसी बॉडी का मास कभी भी किसी भी बॉडी का 0 नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी 0 है तो ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये क्या हो जाएगी? पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और ये 0 तो P क्या हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट। यानी फोर्स अगर अप्लाई ना करें या एक्सटर्नल फोर्स हम एब्सेंस रखें एक्सटर्नल फोर्स की तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? हमारा रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इन द टोटल एक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑफ ए सिस्टम इज 0, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो लीनियर मोमेंटम था ये हम लीनियर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम है वो रोटेशनल इफेक्ट शो करने के लिए हम वहाँ पे कौन सा पढ़ते हैं? एंगुलर मोमेंटम। इसके अंदर हम फोर्स यूज कर रहे थे, रोटेशनल में क्या यूज़ करते हैं? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम टॉर्क 0 रखें, अच्छा सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं? L से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? I × ओमेगा।
आई होता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या होता है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। अगर टॉर्क जीरो रखें, रोटेशनल इफेक्ट के लिए फोर्स यूज़ करते हैं हम ये, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, अगर ये जीरो रखेंगे तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी जीरो तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, तो एल क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब क्या है, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी बॉडी के अंदर। समझाने के लिए थोड़ा बता देती हूँ कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास में, उसके अंदर अगर हम चार्ज रखेंगे, उसके अंदर हमने चार्ज को रख दिया, मान लिया कोई बॉक्स है, इसके अंदर चार्ज हमारे पास में 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम, ये माइनस का यूज़ कर लिया हमने। अगर इस बॉक्स को, ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम में रखा हमने, और इसकी जो ये वॉल्स हैं ये हैं इंसुलेटर की हैं, मतलब ये बाहर नहीं जा सकता। अगर हम इसको हिला के वापस से यहाँ पे रखेंगे तो इसके अंदर जितना भी चार्ज था ना वो सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी चार्ज चेंज नहीं होएगा। हम सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, और ये इंट्रोडक्शन का पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेकंड पार्ट की बनाएंगे हम। थैंक यू।